ये टेबुलर क्वेश्चन मुझे आपसे पूछने हैं। क्या ये क्वेश्चन डीपीपी 2 आप लोग करके देख पाए हैं? क्या ये टेबुलर क्वेश्चन हो गए हैं कि मैं इसको क्या कहती हूं, इस मेथड को इनिशियल रेट मेथड। मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस को डबल ट्रिपल करके रेट को ऑब्जर्व करके निकालती हूं कि क्या ऑर्डर होगा उसके हिसाब से। क्या ये क्वेश्चन करके आए हैं आप लोग जो डीपीपी दी थी? लास्ट क्लास में मैंने ओरली 2 क्वेश्चन कराए भी थे, आज के टेस्ट में दोबारा है ये कि अगर मैं कहूं ए के रिस्पेक्ट में और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालो, तो कैन आई चूज एनी 2 वैल्यूज जिसमें ए कांस्टेंट है? चूज कर ली, राइट। इसमें मैंने बी को क्या किया? डबल। रेट दिख रहा है, लगभग क्वाड्रुपल हुआ है, 7 4 28, उसी के आसपास जा रहा है। किसी की कॉन्सेंट्रेशन डबल करके रेट क्वाड्रुपल हुआ हो और वो कौन है? बी। तो पक्का बी के लिए ऑर्डर क्या होगा? 2। तो बीटा इज 2। इसी तरह से अब आप ए की भी 2 वैल्यू ढूंढ सकते हैं, कोई भी 2 जिसमें बी फिक्स्ड हो। बी है फर्स्ट और फोर्थ में, सॉरी फर्स्ट और फोर्थ में देखेंगे तो बी इज फिक्स्ड। ए क्या है? 4 गुना 6 4 24। आप देखिए 10 की पावर -3 -2, 4 टाइम्स, वो भी 4 टाइम्स, ये भी 4 टाइम्स। क्या होगा ऑर्डर? 1। तो ये टेबुलर क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रही हूं। आज के टेस्ट में भी आपको एक दिया है जस्ट फॉर रीचेक कि कोई थोड़ी बहुत डीपीपी करके आया हो तो उसके लिए। अब मैं आगे आ जाती हूं। अगर आपको रेट लॉ किसी का दिया है, राइट, सपोज आपके पास रेट लॉ है और ये इक्वेशन दी है, देख सकते हैं। पहले तो बताइए ये एलिमेंट्री था या ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था? जब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां मैच ही नहीं कर रहे हो, इसका मतलब पक्का रिएक्शन क्या था? कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री में क्या होता है? जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, एलिमेंट्री माने सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप में क्या होता है? जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वही के वही रेट लॉ में चढ़ जाते हैं पावर्स में। अगर नहीं है मतलब पक्का ये 2 स्टेप था, 3 स्टेप था, नॉट माई हेडेक। जब क्वेश्चन ने रेट लॉ दे दिया तो आई विल नॉट आस्क अ सिंगल क्वेश्चन। रेट लॉ दे दिया, बस काम खत्म। उसके बाद ये क्वेश्चन 11th आपकी डीपीपी का है, उसमें सिर्फ एक ही चीज पूछी है, रेट क्या होगा अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों का ये हुआ। जस्ट वैल्यू पुट करा के, केक पुट करा के आपको रेट निकलवाना था। तो जस्ट मैंने यहां ये लिख दिया कि आपको पता रहे, सिर्फ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पुट करनी थी, उस हिसाब से आपको रेट मांगा है। तो ये भी एक जस्ट फॉर्मूला यूसेज था, ये भी मैं मान के चल रही हूँ लास्ट क्लास में हो चुका था। ये वही टेबुलर क्वेश्चंस अगेन कि पहले कॉन्सेंट्रेशन 0.15 थी, दूसरे केस में 0.45 थी, पावर बीटा आ गई, बीटा मेरे को निकालनी है, रेट कितना है। अब देखिए ये भी 1/3 आ गया, ये भी 1/3 आ गया, पक्का बीटा 1 है। तो ये टेबुलर क्वेश्चंस उसी तरह से होंगे जैसे हमने पहले किए हैं, सेम। इसको मैं नहीं लेना चाह रही आज। अब आ जाते हैं आज के फ्रेश क्वेश्चन पे। एक ये क्वेश्चन मैंने अभी यूनिवर्सिटी से अभी लिखा है कि एक ऐसा क्वेश्चन मेरे को कराना है। आपको एक रिएक्शन दिया है, ये सब येलो कलर से क्वेश्चन गिवन है, ध्यान से मेरे साथ समझिए क्या गिवन है। आपको एक रिएक्शन दे दिया गया और उस रिएक्शन में क्या कहा गया है? चेक 2a gives b plus 3c। अब ये कह रहे हैं da by dt is given like this, dc by dt is given like this, db by dt is given like this। रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस दी है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहीं तुमने डिवाइड ही नहीं किए, तो इट इज नॉट रेट ऑफ रिएक्शन। ये 3 दिया और पूछा है रिलेशन निकालो K1 K2 K3 में। मेरा मेथड थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मेरे को सबको साथ लेके चलना है। इसके बाद आगे के क्वेश्चन में आप शॉर्टकट ढूंढ लेना, इट इज जस्ट मैथमेटिकल स्किल। तो अब मैं इसमें आगे आऊं तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस है? पहले इतना देख लो। डीए की टर्म्स में लिखती तो 1/2 लिख दी, डीबी की टर्म्स में लिख रही हूं तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था। डीसी की टर्म्स में लिख रही हूं तो 1/3 लिखना पड़ेगा। चेक, ये तीनों मिला के होते हैं रेट। क्या मैं कह दूं ये तो रेट ऑफ रिएक्शन ही दिया है? चेक, डिवाइडेड बाय 1 कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन यही है, तो डिवाइड बाय 1 तो क्या ही करूं, मतलब आप समझ गए रेट ऑफ रिएक्शन क्यों लिखा है। इन तीनों का मतलब इज दिस। क्वेश्चन क्या था? तीनों के बीच रिलेशन निकालो। तो जब मेरे को ये पता चल गया इन तीनों का मतलब इज दिस, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन खोलना शुरू करती हूं। और क्वेश्चन अगर मेरे को खोलना है तो कैसे? चेक, कैन आई राइट -da by dt इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर ले जाऊं बच्चों, ये इक्वल टू दिस है, ये 2 इधर ले गई तो क्या हुआ 2k2
इसी तरह से डीसी बाई dt निकालना हो तो ये 3 इधर ले जाओ, तो डीसी बाई dt क्या हो जाएगा 3k2, एंड ये तो खैर दे ही रखा है क्वेश्चन में। इन तीनों से k1 k2 k3 का रिलेशन निकालना है, आपकी मर्जी का नहीं, गिवन ऑप्शंस का, आपकी मर्जी का नहीं निकाल सकती। तो अब मुझे ये तो पता चल गया दिस 2k2 इज इक्वल टू k1। क्यों भाई, चेक करते हैं। da बाई dt क्या दे रखा था k1, यहां da बाई dt क्या आया 2k2, पक्का 2k2 किसके बराबर होगा k1 के बराबर। ऐसे ही dc बाई dt क्या दे रखा था k3, यहां dc बाई dt क्या आया 3k2, 3k2 इज इक्वल टू k3, और ये तो k2 है ही। अब मेरे पास यहां से एक बात आ गई, 2k2 इज इक्वल्स टू k1, 3k2 इज इक्वल्स टू k3। इससे मेरे को k1 k2 k3 का रिलेशन निकालना है। आप देखिए यहां से यहां तो खुद पहुंच लेंगे, चेक कि k2 क्या है k1 बाई 2, राइट। इसी तरह से k2 और k3 का क्या रिलेशन है, इसको नीचे ले जाओ। 4 ऑप्शन में से ये शायद अनवस्थी स्टार्ट करोगे आप, चौथा पांचवा क्वेश्चन मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के साथ खेलना अब आपको आना चाहिए। जेई नीट के पास्ट ईयर्स में है ये क्वेश्चन, और कोई पुरानों में नहीं, 3-4 सालों में किसी एक आधी शिफ्ट में मिलेगा आपको। तो ये चीज रेट लॉ एज वेल एज रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस को मर्ज करके पूछी गई है, विच इज वंडरफुल क्वेश्चन। होने वाला इसमें कंफ्यूज हो सकता है, हालांकि जब आप इतनी बार कर लेते हैं चैप्टर को कंफ्यूज नहीं होते। टाइम खा जाता है ये क्वेश्चन, देख के लगता है होगा फटाफट, और लग जाती है 1.5 मिनट। टाइम खा जाता है, पर्पज उनका पूरा हो जाता है कि आप क्वेश्चन की अटेम्प्टेज बढ़ा ना सके। ठीक है, क्लियर है सबको ये क्वेश्चन। व्हाट डू आई मीन बाय एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये बताया जा चुका है, बट इसको आज इंश्योर करते हैं कि क्या सब बात होगी और क्लोज करते हैं। हर सिंगल स्टेप रिएक्शन को मैं एलिमेंट्री रिएक्शन कह सकती हूँ। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो है जो मोर देन 1 स्टेप में होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर इक्वल टू टोटल स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स। यहां ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, नथिंग कैन बी सेड अबाउट ऑर्डर। क्रॉस मतलब आई कैन नॉट कमेंट, नथिंग कैन बी सेड अबाउट ऑर्डर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कि ये अभी मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकती, आगे बोलूंगी। ऑर्डर कैनॉट बी फ्रैक्शनल हेयर, यहां पर ऑर्डर फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। ओवरऑल ऑर्डर हमेशा फ्रैक्शनल होता है। ऑर्डर डिटरमिन्ड बाय रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ऑर्डर कौन डिसाइड करता है, मुझे लगता है ये पॉइंट नंबर 2 होना चाहिए था, बट एनीवेज ये भी चलेगा। ऑर्डर इज डिटर्मिन्ड बाय ओनली 1 स्टेप, दैट इज आरडीएस। पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 3 स्टेप 4 स्टेप है, उसमें कौन सा स्टेप ढूंढूंगी, स्लोएस्ट, और उसी से मैं ऑर्डर निकालूंगी, रेट लॉ निकालूंगी। ये मेरा एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का डिफरेंस है। मुझे नहीं पता ये बोर्ड में पूछते कि नहीं पूछते, लेकिन स्टेटमेंट्स वाले ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में इसमें बहुत मार पड़ रही है। तो ये आपके पास आ गया, हो जाएगा मैनेज। आगे चलते हैं। रेट कांस्टेंट के, इस पे आज के टेस्ट में आपसे गलत कराने वाली हूं क्वेश्चन, दैट इज फॉर श्योर। रेट कांस्टेंट के किसी रिएक्शन का हमेशा कांस्टेंट होता है, बेशक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो। क्योंकि रेट कांस्टेंट के की डेफिनेशन क्या थी, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर केप्ट यूनिटी। जब 1 मोलर पर लीटर या 1 मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन है तब होता है के, तो वो तो हमेशा फिक्स्ड है। तुम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल करो, ट्रिपल करो, क्वाड्रिपल करो, के पे कोई असर नहीं पड़ता। तो के इज फिक्स्ड एट फिक्स्ड टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर बदलोगे, ये लास्ट पार्ट है चैप्टर का, टेम्परेचर बदलोगे तो के बदलेगा। लार्जर वैल्यू ऑफ के मतलब रिएक्शन उतना ही तेज है। के का नाम याद है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। जितना बड़ा के उतना फास्ट रिएक्शन। इसके बाद है यूनिट्स, ये भी निकलवा चुकी हूं आपसे। यूनिट्स डिपेंड ऑन ऑर्डर, पावर पे डिपेंड करेगी। चौथी बात, कैटलिस्ट इसकी वैल्यू को बदलता है। रिमेंबर कैटलिस्ट क्या काम करता है, रेट को कई गुना बढ़ा देता है। जब रेट को बढ़ाएगा तो के को तो बढ़ाएगा ही। तो के कैटलिस्ट से अफेक्ट हो जाता है, के टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, लेकिन कहीं भी के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से नहीं अफेक्ट होता। डू नॉट गेट affected by
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, क्लियर है सबको ये? तो आपको ये के बारे में 4 बातें याद रखनी है अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में। जब चैप्टर छोटा है, न्यूमेरिकल्स कम है, तो काफ़ी चांस होता है आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में पूछने हो, तो ये चैप्टर पकड़ा जाता है। चल सकती हूँ आगे एवरीवन? चलिए, ये मैं करा चुकी थी, जस्ट हैव अ लुक। नोट करने की जरूरत नहीं, लास्ट क्लास में करा चुकी हूँ जी। ये मैं करा चुकी थी क्लास में, विद डिफरेंट एग्जाम्पल आई थिंक, कि रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट क्या होता है। डीपीपी 1 में इसका क्वेश्चन भी जा चुका है। नाउ चेक इन दोनों का कंपैरिजन। सिर्फ 2 क्लासेस कंपाइल करवा रही हूं आपकी, क्योंकि आप पीसीएम में व्यस्त थे। चेक आर और के में क्या फर्क होता है। आर डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, के डू नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे थे तो रेट भी डबल क्वाड्रुपल हो रहा था, लेकिन के की सेहत पे कोई असर नहीं था। यानी कि K is intensive property whereas R is extensive property। याद रहेगी ये चीज एवरीवन? तो ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर कोई बोलता है तो उसका क्या मतलब होता है एवरीवन? मैंने आपको ये रिएक्शन दिया और बता के दिया ये कॉम्प्लेक्स है, तो आप इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के ब्लंटली ये नहीं कह सकते इसका ऑर्डर 2 होगा, नहीं कह सकते। आप मेरे से मांगोगे पहले आप मैकेनिज्म दीजिए, तो ये क्वेश्चंस अब आपको यूनिवर्सिटी में भर भर के मिलेंगे, और इसका रिवर्स भी मिलेगा, बताती हूं क्या। लेकिन अगर मुझे किसी ने दे दिया ये स्लो स्टेप है, तो मेरा कोई हेडेक ही नहीं है, ये रहा। तो इसको नोट करें ना करें, इसको बस, ये तो ऐसा है, मसल मेमोरी में आना चाहिए इस चैप्टर की, कि जब मेरे को पता है स्लो स्टेप है तो N2O5 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां चढ़ा दिया, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? RDS पहचानना है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। स्लोएस्ट ही RDS होता है। तो ये भी हमारी करीबी चीज थी, सिर्फ कंसोलिडेट कर रहे हैं हम। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं। आपको मैंने कहा आप मैकेनिज्म प्रिडिक्ट करिए इस इक्वेशन का, अगर इसका रेट लॉ ये है। बहुत ध्यान से देखना और सुनना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, डीपीपी 2 में जा चुका है। अगर मैंने आपको इसका रेट लॉ दिया, पहली बात तो ऑर्डर क्या है 2, लेकिन मैंने आपको पढ़ाते वक्त बोला था कि रेट लॉ में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सिर्फ किसकी पुट की जा सकती है? रिएक्टेंट्स की। यहां तो आई पुट किया हुआ है, ये रिएक्टेंट तो दिख ही नहीं रहा, ये तो यहां पर है। और ये भी पता चल गया H2O2 के लिए ऑर्डर 2 नहीं आ रहा, मतलब पक्का ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है। अगर कॉम्प्लेक्स है, 4 ऑप्शन 4 अलग अलग मैकेनिज्म के हैं। मैं सही मैकेनिज्म नीचे लिख रही हूं, उसमें से आपको चूज करना होगा सही मैकेनिज्म। तो मेरा जो स्लो स्टेप होगा उसमें H2O2 तो पक्का 1 यूज हुआ होगा, रेट लॉ बताता है। दूसरी चीज बताती है उस स्टेप में आयोडाइड पक्का रिएक्टेंट होगा। ओवरऑल में नहीं आया आयोडाइड, तो उस स्टेप में आयोडाइड इज अ रिएक्टेंट। स्लो स्टेप था, अभी ये बायोमोलिकुलर आ रहा है आगे, स्लो स्टेप था, इसीलिए मेरे क्वेश्चन में रेट लॉ में ये 2 आए, जबकि ओवरऑल में इसको हमने किसके ऊपर लिखा हुआ था? एरो के ऊपर। क्यों लिखते हैं किसी चीज को एरो के ऊपर? जो रिएक्शन में कंज्यूम ही नहीं हुई, वापस रीजनरेट हो गई। क्योंकि सेकेंड स्टेप में मैंने क्या देखा, ये आयोडाइड फिर से रीजनरेट हो गया, बट स्लोएस्ट स्टेप में तो रिएक्टेंट था। सेकेंड स्टेप में ये आयोडाइड रीजनरेट हुआ, तो रीजनरेट होने की वजह से कट गया, ओवरऑल में आया नहीं। लेकिन आयोडाइड के बिना रिएक्शन हो नहीं सकता। आयोडाइड के बिना अगर रिएक्शन नहीं हो सकता तो कहां लिखूं? एरो के ऊपर लिख दिया। सो दिस इज हाउ मैकेनिज्म विल बी प्रिडिक्टेड इफ रेट लॉ इज गिवन टू यू। वेरी इजी। 4 ऑप्शन जो दे रखे होंगे उसमें चारों में स्लो स्टेप देखो, जिसका भी स्लो स्टेप हमारे रेट लॉ से मैच कर जाए, आंख बंद करके वही मैकेनिज्म होगा। ये इजी लड्डू डुएबल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? तो ये आप कर, दीपा मेरा मोबाइल भी लेते जाना, तो ये आप कर लेंगे आई होप इस चीज को, कि आपको रेट लॉ दे रखा होगा और आपको क्या निकालना होगा? मैकेनिज्म। एवरीवन, ये एनसीईआरटी से उठाया शायद मैंने, कुछ ऐसा एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रखा है। तो अब इसके आगे मैं चलती हूँ, नाउ विद लिटिल स्लो स्पीड, न्यू थिंग्स। अभी तक तो मैं सारा वो कर रही थी जो पिछली क्लासेस में किया था, बट एक प्रॉपर वे में कंसोलिडेशन। व्हाट डू आई मीन बाय नेगेटिव ऑर्डर? अगर कहीं मेरे को नेगेटिव ऑर्डर देखने या सुनने को मिलता है, उसका वैसे मतलब सोचती हूँ फिजिकल मतलब, ऐसी चीज जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से रेट घटे,
हाँ या ना? अगर मान लीजिए किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है रेट लॉ में किसी एक्स वाई जेड रिएक्टेंट के लिए ऑर्डर -1 है, -1 का मतलब क्या होगा? दिस, एम आई राइट? रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, वो चीज बढ़ेगी तो रेट घटेगा। भाई ऐसा रिएक्टेंट के साथ कैसे पॉसिबल है? रिएक्टेंट से तो रिएक्शन शुरू होता है, उसके बढ़ने से तो रेट बढ़ेगा। हमने लकड़ी के टुकड़े से एग्जांपल भी सोचा था, उसके बढ़ने से तो हमेशा रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसके बढ़ने से रेट कैसे घट सकता है? तो प्लीज नेगेटिव ऑर्डर तो क्लियर करिए, करना पड़ेगा, तो वो क्लियर करते हैं। ओजोन लेयर के डिप्लीशन का ये रीजन है, दिस इज द रीजन ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीट हो रही है O2 में, ऑल्दो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। नेचर ने दे रखा है कि अगर O3 डिप्लीट होगा तो O2 से दोबारा O3 बन भी जाएगा, बट जो हमारे जेट्स मिग्स जाते हैं उनसे जो या क्लोरोफ्लोरोकार्बन से उनसे जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, केमिकल्स का नाइट्रोजन ऑक्साइड जो रिलीज होता है वो इस इक्विलिब्रियम को एक ही साइड ले जाता है, तो ओजोन डिप्लीट होता जाता है। पी ब्लॉक में पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सीजन फैमिली में, तो होता जाता है। अब अगर मैं वही रिएक्शन उठा के लाई, जैसे जैसे O2 बढ़ता जाएगा रिएक्शन को इस साइड धकेलेगा, ये क्लियर है सबको? अगर प्रोडक्ट बढ़ेगा तो रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्शन इस साइड भागेगा। प्रोडक्ट अगर बढ़ रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड वाला रिएक्शन तो घट रहा है बच्चों, तो यानी नेगेटिव रेट हमेशा किसके लिए दिया जा सकता है? सिर्फ प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट बढ़ेगा तो मेरा रिएक्शन में वापसी का चांस बढ़ा एक रिवर्सिबल रिएक्शन में, जिसकी वजह से फॉरवर्ड का रेट घटता गया। तो अगर कहीं नेगेटिव ऑर्डर मिले तो वो किसकी वजह से होगा? वो अक्सर प्रोडक्ट की वजह से होगा, यानी प्रोडक्ट खुद पॉइजन बन गया। यहां पे प्रोडक्ट इकट्ठा रहा तो वापस किधर भागने लग गया? रिएक्टेंट की तरफ, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है वो घट गया। तो नेगेटिव ऑर्डर का मतलब बहुत ध्यान से, वो अक्सर आप देखोगे प्रोडक्ट ही होगा। तो एक एग्जाम्पल तो नेगेटिव ऑर्डर का ही है। आप खुद से नहीं प्रेडिक्ट कर सकते ऑर्डर, इसलिए टेंशन मत लेना, हमें कैसे पता चलेगा? जो रिएक्शन यहां कराए जा रहे हैं वो पता होने चाहिए नेगेटिव ऑर्डर के। ये बहुत बार सवाल पूछे गए, इनमें से कौन सा जीरो ऑर्डर है, इनमें से कौन सा नेगेटिव ऑर्डर है। 4 ऑप्शन दे दिए और पूछ लिया किस में रिस्पेक्टिवली पहला एग्जांपल जीरो का है, दूसरा एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर का है। तो उस वक्त आपको ये याद होनी चाहिए, जो एनसीईआरटी में दिए वो याद करा रही हूं, या जो आपसे एक्सपेक्टेड है वो याद करा रही हूं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन है, ये भी डीपीपी में गया हुआ है। इसका रेट लॉ मैंने आपको दिया है और देने के बाद बताया है OH के OH को ऊपर ले आऊं तो क्या हो जाएगा? -1 -1। OH के रिस्पेक्ट में ऑर्डर इज नेगेटिव, ऑल्दो ये किसके ऊपर लिखा हुआ है? एरो के ऊपर लिखा हुआ है। यानी नेगेटिव ऑर्डर एक तो मेरे को कहां मिल सकता है? प्रोडक्ट, और एक मेरे को मिल सकता है रिएक्शन कंडीशन। अगर तुम OH बढ़ाते गए, इसका pH एल्कलाइन करते गए, तो ये रिएक्शन होना बंद हो जाएगा, शायद ये शुरू हो जाएगा। रिएक्शन कंडीशन डू अफेक्ट रिएक्शन। तो ये कंडीशंस होती हैं एरो के ऊपर। OH -H+ क्या बताता है? pH क्या रखो इस रिएक्शन का। थोड़ा भी pH तुमने बढ़ा दिया मतलब OH बढ़ा दिया, OH बढ़ाया बेसिक की तरफ pH जाने लगा, नहीं होगा रिएक्शन। स्लाइट बेसिक pH चाहिए था और तुम OH बढ़ा ही जाओ। OH बढ़ाओगे, मीडियम चेंज कर दोगे, मीडियम चेंज कर दोगे तो रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। तो उस केस में OH यानी मीडियम इज अगेन नेगेटिवली अफेक्टिंग रेट, दैट इज नेगेटिव ऑर्डर। क्लियर हुई ये बात? तो अब मैं ऑर्डर को लेके डेफिनेशन बेस्ड सारी चीजों को खत्म कर दिया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को। तो इस तरह से जीरो ऑर्डर, नेगेटिव ऑर्डर, पॉजिटिव ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर को आपने समझना है। कैन आई मूव फॉरवर्ड? अब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर तो सारी जनता जानती है, हम सारे जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है, स्यूडो मीन्स फॉल्स, फर्स्ट का मतलब तो हम जानते हैं ऑर्डर क्या है। अगर आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें वन ऑफ द रिएक्टेंट इज सॉल्वेंट, जिसको 100 गुना 1000 गुना लिया जाता है, एक्सिस में होता है। अगर मैं एस्टर का हाइड्रोलिसिस करूं, एस्टर के हाइड्रोलिसिस करके इससे इसका एसिड और अल्कोहल कन्वर्ट होता है। आप लोगों ने एस्टरिफिकेशन क्लास 10th में पढ़ा है, मैं रिवर्स एस्टरिफिकेशन बता रही हूं कि अगर एस्टर का हाइड्रोलिसिस करोगे, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करोगे, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करोगे, किसी का भी हाइड्रोलिसिस करोगे,
उससे जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो आपको लिखे मिलेंगे, अभी आपको उसका टेंशन नहीं लेनी। जब मैंने हाइड्रोलिसिस किया, सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस में होता है। सपोज मैंने जो एस्टर लिया वो कितना लिया, 0.01 मोलर, राइट, 10⁻⁻2 कॉन्सेंट्रेशन मैंने ये ली। सामने जो वाटर मेरे को लेना पड़ेगा वो 10 मोलर। सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस में होता है। 20 ml सॉल्वेंट लेती हूँ, उसमें 2 ml सोल्यूट डालती हूँ या 1 ml, तो इतना सारा मैंने सॉल्वेंट लिया है। कितना खर्च हो जाएगा 0.01 से 0.01, कितना बचेगा मैंने 9.9 लिखा है, एक 9 और आना है मुझे पता है, बट मेरी वहीं पे बात खत्म हो रही थी, मैंने लिख दिया 9.9 बचेगा। डू यू फील देयर इज सम कंसिडरेबल चेंज? अभी तो मेरे को 9.9 की जगह 9.99 लिखना है, खास चेंज हुआ? इतना छोटा चेंज कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। इन फैक्ट आपकी ऑब्जर्वेशन में नहीं आएगा कि रिएक्टेंट का कोई चेंज भी हुआ है कॉन्सेंट्रेशन। तो ये तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट सी ही रह गई बच्चों। जब सॉल्वेंट की रिएक्शन कांस्टेंट रह गई, यानी यहां पर मैंने लिखा एस्टर की पावर 1, H2O की पावर 1, सिंगल स्टेप था, एलिमेंट्री था, ऑर्डर तो 2 ही होना चाहिए था। लेकिन सिंस H2O इज इन एक्सेस, ये दो चीजें कांस्टेंट, एक इक्वेशन में दो कांस्टेंट रखने का क्या मतलब है? दिस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय दिस कांस्टेंट गिव्स मी अनदर कांस्टेंट। जब हम इसका पूरा टॉपिक पढ़ेंगे सैटरडे को, वैसे यही प्लान है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, वहां मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बताऊंगी उन्होंने के डैश किसको लिया है, इसको या इसको, तब हम और स्पेसिफाई करेंगे। बट अभी तो आप के डैश जिसको लिया समझिए। ये हुआ रेट लॉ इसका सही मायने में। और इसमें क्या ऑर्डर आया है? फर्स्ट। ऐसे रिएक्शन जिनमें एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर आना चाहिए था 2 अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, बट ऑर्डर आया 1, ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये हमेशा तब होंगे जब एक चीज सॉल्वेंट आपको दे रखी हो, सॉल्वेंट ना दे रखी हो या नीचे लिख रखा हो एक्सेस। तो सुक्रोज का, स्टार्च का, एस्टर का, जिसके भी हाइड्रोलिसिस होंगे वो हमेशा आंख बंद करके स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होंगे। क्लैरिफाइड? ये यहां से नई चीजें शुरू हुई जिनके बारे में आपने सुना हुआ नहीं था लास्ट क्लासेस में। अगर ये क्वेश्चन जो लोग नोट कर रहे हैं नोट करें, ऊपर वाली इंफॉर्मेशन, नीचे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, एक इंफॉर्मेशन लिखी है, आप बच्चे मेरे को उसमें क्या कंक्लूजन दे सकते हैं बताइएगा। करना कोशिश श्रेया, अदा, आदर्श। चला इस रूम का एसी थोड़ा सा? डोर क्लोज हो गया बच्चों, एसी चला थोड़ा सा? क्या मेरे को दोगे इसका जवाब? गुरसहज, अनिकेत, अनिकेत तुमने इसका इलेक्ट्रो का सब्जेक्टिव टेस्ट बहुत खराब किया। इफ आई एम करेक्ट, मेरे को मैंने देखी तुम्हारी, कितने नंबर आए? अभी तक इलेक्ट्रो का सब्जेक्टिव टेस्ट देखा नहीं, तो वो तो पहला ही वार्निंग हो गई, रेड फ्लैग। तुमने इलेक्ट्रो का सब्जेक्टिव टेस्ट अपना देखा भी नहीं है, क्या की है? अभी नहीं, टेस्ट कब हुआ था? डेट एक और रेड फ्लैग, डेट भी नहीं पता तुम क्या हो भाई। ठीक है, हम तो इसी के रेड फ्लैग गिनेंगे तुम्हारे। पिछले हफ्ते हुआ था बेटा जी, अब तक अपनी कॉपी नहीं देखी है, इलेक्ट्रो का सब्जेक्टिव बहुत खराब हुआ है, उस हिसाब से इलेक्ट्रो के ऑब्जेक्टिव में नंबर जो कम आए जस्टिफाइड आए, तो प्लीज स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, अच्छा कर सकते हो तुम, इसलिए कह रही हूँ। हाँ जी, इन अबव रिएक्शन इफ वी टेक HCl, कौन बोल रहा है मैम, कहां से आया? हाँ बोलो। पक्का H2SO4 से रेट बढ़ना था, क्योंकि सेम कॉन्सेंट्रेशन में ये डबल प्रोटॉन्स दे रहा है। बट ये कोई रेट लॉ का हिस्सा नहीं है कि आप चैलेंज कर दो मैम डबल हुआ है H तो रेट भी डबल करो। वो तब होता जब रेट लॉ का ये हिस्सा होता, ये रेट लॉ का हिस्सा नहीं। तो ये आदत डालने के लिए जो एरो के ऊपर है और रेट लॉ में नहीं है, तुम लॉजिक न मत लगा देना, डबल का मतलब रेट भी डबल ना। कैटलिस्ट है, उसने अपने हिसाब से रेट को इंक्रीज किया। तो यहां क्या कंक्लूड किया? बिकॉज H2SO प्रोड्यूसेस मोर H प्लस एज कंपेयर टू HCl, देयरफॉर रेट शुड इंक्रीज एंड इट इज इंक्रीजिंग। तो कंक्लूजन क्या रहा? इतना लंबा नहीं, इट मींस H प्लस इज बिहेविंग एज अ कैटलिस्ट, या जो हमें सिद्धार्थ ने बोला
पीएच घटता जाएगा, रेट बढ़ता जाएगा। H प्लस बढ़ रहा है तो पीएच घटेगा। ये डिपेंड करेगा, 4 स्टेटमेंट्स आपको क्या दिए, उसमें से जो सूट करेगी आप पकड़ लेंगे। तो मैंने हर तरह से इसकी बात कर ली। अंडरस्टूड हो जाएगा ये। चलिए अब आ जाते हैं, ये पता नहीं कितनी बार आएगा मेरी स्लाइड्स में, आई एम सो सॉरी। क्यों आ रहा है? फिर हम इसी पे घूम गए हैं। एनीवेज, मॉलिक्यूलैरिटी एक नया टॉपिक, बहुत ध्यान से, छोटा सा एक डेफिनेशन बेस्ड है, बेसिक एनसीईआरटी का टॉपिक है आपका, और इस पे भी स्टेटमेंट बेस्ड अच्छे क्वेश्चन आते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय मॉलिक्यूलैरिटी? मैं स्लो इसका टुकड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली। एक साथ कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टकराते हैं एक साथ, राइट? एक साथ कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में टकराने जरूरी हैं सो दैट रिएक्शन शुड कंप्लीट, सो दैट रिएक्शन शुड रिजल्ट, रिएक्शन हो। रिएक्शन करने के लिए एक साथ कितने मॉलिक्यूल्स टकराने जरूरी हैं ताकि रिएक्शन हो सके, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलैरिटी। इट इज अगेन अ नंबर, राइट? कि मान लीजिए आपको कहा जा रहा है अगर हम मॉलिक्यूल्स को स्फेयर की तरह माने, एक साथ कितनी बॉल एक दूसरे से, साइमल्टेनियस का मतलब एक दूसरे से टकरा सकती हैं। 2 बॉल्स एक दूसरे से टकरा सकती हैं एक साथ, बड़ा ऑब्वियस है। तो मॉलिक्यूलैरिटी 2 इज वेरी मच कॉमन। मॉलिक्यूलैरिटी 3 चेक करना मेरे बनाने के तरीके से, हर वक्त हर बॉल, हर बची हुई 2 बॉल को छू रही है, टकरा रही है। यस, मॉलिक्यूलैरिटी 3 भी पॉसिबल है, यानी तीनों एक साथ एक दूसरे से कोलाइड कर रही हूं। यस, क्या 4 बॉल मैं ऐसे बना सकती हूं एक साथ एक दूसरे से टकरा रही हूं? नहीं। मॉलिक्यूलैरिटी अबाउट 3 इज रेयर। 3 इज ऑल्सो रेयर। अबाउट 3 तो भूल ही जाइए। मॉलिक्यूलैरिटी 1 हो सकती है, हाँ हो सकती है, पूछना मत कैसे, नहीं आता मुझे, है ही नहीं कोई इसके भी थ्योरेटिकल बेसिस ही नहीं है इसका। मॉलिक्यूलैरिटी 1 भी हो सकती है, मॉलिक्यूलैरिटी 2 भी हो सकती है। 3 इज रेयर, 3 एंड अबाव इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर। हाफ हो सकती है, 1.5 हो सकती है। गट फीलिंग, अकल, बुद्धि, नहीं। आधा कैसे करोगे मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूलैरिटी कैन नेवर बी फ्रैक्शनल। मॉलिक्यूलैरिटी नेगेटिव हो सकती है, गिनती नेगेटिव किस दिन से हो गई? नहीं। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी बड़ा फेमस क्वेश्चन है बोर्ड्स का, बट अभी पहले मॉलिक्यूलैरिटी को समझिए। ये मॉलिक्यूलैरिटी में एक शब्द पे भी मैंने जोर नहीं दिया, अब दे रही हूं शब्द पे। ये बात हो रही है किसी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, उसको देख के बोलूंगी इन दोनों का आपस में टकराना जरूरी है ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो सके। इन तीनों का आपस में टकराना जरूरी है ताकि रिएक्शन हो सके। ये अकेला ही इनफ है ताकि रिएक्शन हो सके। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन राइट नाउ। तो ये होता है मॉलिक्यूलैरिटी। फॉर एग्जाम्पल NH4NO2 गिव्स दिस। इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी? 1। यू कैन मेयरली काउंट stoichiometric coefficient of an elementary reaction. No experimental data is needed. Molecularity you should predict always. तो इसकी molecularity क्या हुई बच्चों? 1। ये क्या हुआ? यूनिमोलिकुलर। इसकी molecularity क्या हुई? 2 एक जैसे हैं तो 2 मॉलिक्यूल। इसकी molecularity क्या हुई? 2। तो इसको क्या बोलूंगी? बाय मॉलिक्यूलर। ठीक है। इसकी molecularity क्या हुई? 3। सारे एनसीईआरटी से उठाए एग्जाम्पल मैंने। दिस इज ट्राई मॉलिक्यूलर विच इज वेरी रेयर एंड स्लो टू प्रोसीड। पहले तो होते रेयर हैं और होते भी है तो उनका रेट निहायत स्लो होता है। 4 तो भूल जाइए। दिस इज वॉट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे दी और कहा इसकी मॉलिक्यूलैरिटी निकालो, इट्स एन एब्सर्ड क्वेश्चन। If I am giving you a complex reaction and I am asking you give me molecularity, तो you will say mechanism दो। चलो जी दे दिया mechanism। फिर आप बोलोगे mechanism देख के मैं इसका order तो बता सकती हूँ, लेकिन molecularity तो हर step की अलग होगी, क्योंकि molecularity in definition says I am per step, I am for a elementary reaction। तो complex reaction की molecularity, ये NCERT की बड़ी tough लाइन है। Molecularity of a complex reaction is an absurd question। ये क्वेश्चन अलाउड ही नहीं है, ये पूछ ही नहीं सकते। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज रॉन्ग
या ये असर्शन रॉन्ग है क्यों, या असर्शन सही है क्यों। तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी होती ही किसकी है, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स की तो मतलब है ही नहीं, क्या दूं मैं उसमें, पर स्टेप दूं, टोटल दूं, नथिंग लाइक दैट। तो मॉलिक्युलरिटी क्लियर हो गई। तो अब अगर मेरी क्लास को कहा जाए ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस क्या होगा, नहीं पहले एक एनसीईआरटी का फेमस एग्जांपल ले लो। सॉरी, ये एनसीईआरटी में एक एग्जांपल मेरे को दे रखा है, चेक भाई। ना तो इतना जबरदस्त ऑर्डर हो सकता है, और मॉलिक्युलरिटी तो मैंने बता ही दिया, 3 तो रेयर है, 3 से ऊपर तो भूल जाइए। देख के ही पता चल रहा है तो कॉम्प्लेक्स होगा। मैंने नहीं दिया मैकेनिज्म आपको, मैंने सिर्फ आपको क्या कहा है, इफ यू आर प्रिडिक्टिंग इट्स ऑर्डर थियोरेटिकली, ऑर्डर क्या आएगा 10th, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज रॉन्ग। आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे, एक्चुअल ऑर्डर हम आपको दे रहे हैं, इसका सेकंड ऑर्डर है, पक्का इसके स्लोएस्ट स्टेप में 2 रिएक्टेंट यूज होंगे, इसीलिए इसका सेकंड ऑर्डर है। लेकिन मॉलिक्युलरिटी इस क्वेश्चन पे नॉट एप्लीकेबल, इट इज एन एब्सर्ड क्वेश्चन। समझ आ गई चीज कि ऑर्डर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मॉलिक्युलरिटी प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। कोई डाउट किसी को, एनीवन, कोई इशू हो जाएगा। ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी का डिफरेंस समझ आ गया। अगर डिफरेंस समझ आ गया तो बस फिर तो हमारे पास क्वेश्चन आ गए। ये देखना जरा, मॉलिक्युलरिटी पहले पढ़ो फिर क्वेश्चन पूछती हूं। क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा है, बहुत इजी, उड़ा दोगे आप, मैं दिखाऊंगी। क्या कोई तीनों चारों में से कोई चीज आपको ना समझ आई है? मैंने ऑर्डर के लिए भी ऐसे ही लिखवाया था, मॉलिक्युलरिटी के लिए भी लिखवाया लास्ट क्लास में। ऑर्डर के लिए दोनों को सामने सामने रख दोगे तो डिफरेंस है, 4 पॉइंट मिनिमम देने पड़ते हैं डिफरेंस में। ये लाइन ध्यान से, बहुत जरूरी। मॉलिक्युलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भाई स्लोएस्ट स्टेप के हम बोलते हैं वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, स्लोएस्ट स्टेप, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को रेज टू पावर कर दो, वो ऑर्डर आ गया। उसी के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को गिन लो, वो मॉलिक्युलरिटी आ गई। तो स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर सेम होगी। ये लाइन बहुत क्वेश्चंस में आपको बचाने वाली है, बहुत क्वेश्चंस में, कि स्लोएस्ट स्टेप का ऑर्डर और स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्युलरिटी इज गोइंग टू बी सेम। क्लियर हो गया सबको ये? अब क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एन एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री में 0 नहीं आएगा, ठीक कह रहे हैं? हाँ, तो कौन सा सही? मैं तो सोच रही थी बच्चे फटाक बोल देंगे ए भी सही है, बी भी सही है, मैम सी भी सही है। मतलब मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, ए बी सी तो सब बोल देंगे कि ऐड ही तो करना है। एलिमेंट्री में कभी भी आपको कहा गया है कि गिनो ही मत, रिएक्टेंट लिखा है ये, ए इज अ रिएक्टेंट, मतलब लिखा का क्वेश्चन में बोला है ए रिएक्टेंट है। मॉलिक्युलरिटी मतलब जब बोला गया है कि ए और बी एलिमेंट्री है, मतलब ए बी रिएक्ट्स इन एलिमेंट्री स्टेप, तो मेरे को मॉलिक्युलरिटी पूछिए कि ऑर्डर, सॉरी मैं तो मॉलिक्युलरिटी के हिसाब से पकड़ रही थी, इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन जब दे रहे हैं और उसमें ए इज अ रिएक्टेंट, हाउ कैन यू से दैट इज 0? एलिमेंट्री रिएक्शन में आप 0 ऑर्डर जस्टिफाई ही नहीं कर सकते। ए प्लस बी रिएक्ट कर रहे हैं और ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब ये पार्टिसिपेट कर रहा है, ये 0 ऑर्डर नहीं है, तो तुम 0 तो दे नहीं सकते। तो 0 वाले सारे उड़ा दूं, ए और बी उड़ गया। सी में क्या प्रॉब्लम है? फ्रैक्शनल कैसे हो गया एलिमेंट्री में? राइट, तो आंसर क्या बनेगा? डी। मैंने उम्मीद की थी आप सारे, हमने तो 2 करके दिए थे कि तुम तो ऑल करेक्ट बोलोगे। चलो गुड। तो ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ, यानी कि अब मैं क्या करने जा रही हूं, अब मैं हर ऑर्डर के लिए एक इंटीग्रेटेड इक्वेशन लाने जा रही हूं, जिसमें मैं ये कह सकूंगी अगर कोई भी, क्योंकि मुद्दा क्या है, ऑर्डर कैसे निकालें? ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है, मेरे को ऑन पेपर ऑर्डर कैसे निकालें? तो जो भी रिएक्शन इस इक्वेशन के हिसाब से बिहेव करेगा वो रिएक्शन 0 ऑर्डर होगा। जो भी रिएक्शन इस इक्वेशन के हिसाब से बिहेव करेगा वो फर्स्ट ऑर्डर होगा, देन सेकंड, देन थर्ड। एनसीईआरटी के हिसाब से सिर्फ 0 और फर्स्ट ऑर्डर सिलेबस में, हम जेई और नीट के लिए एक्स्ट्रा एज में देखेंगे सेकंड ऑर्डर भी। सो अब मेरे को इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना है, जिसको देख के मैं बताऊंगी कि हाँ अब कौन सा रिएक्शन 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो इसके क्वेश्चंस तो कल सुबह की एक्स्ट्रा क्लास में होंगे।
तो वो मैं क्लास के एंड में बता दूंगी, एनसीईआरटी वाले बच्चों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, राइट। बट माय रिक्वेस्ट इज कल सुबह 10 बजे से 11:30-12 तक एक्स्ट्रा क्लास है, क्योंकि मैं सैटरडे क्लास लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। सो प्लीज जिनके स्कूल में एग्जाम है उसके अलावा सभी बच्चे क्लास लगाएं, कंपलसरी है, ठीक है। चलिए, सो जीरो ऑर्डर क्या है? आर गिव्स पी, एवरीवन एक रिएक्शन दे दिया, आर गिव्स पी। जीरो ऑर्डर का मतलब ये होगा बालको, अब किसी चीज की पावर जीरो है तो वो क्या हो जाता है? 1। पावर जीरो होगी तो 1 हो गया। तो क्या मैं कह सकती हूं ऐसे में रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट सेम ही होंगे? यूनिट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर ली जो आपको पता है। नाउ इफ आई वांट टू राइट इट्स रेट इक्वेशन, अब तक जो मुझे आती है इसकी रेट इक्वेशन, रेट हमने अभी तक तो डिफरेंशियल में एक्सप्रेस किया है, डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू के आर नॉट, नॉट मतलब जीरो। तो क्या ये चीज आ गई सबके पास? दिख रहा है क्या किया है मैंने? के इंटू 1। नाउ इसको मैं इधर ले गई तो क्या हो जाएगा? माइनस के डी टी। इस इक्वेशन में दोनों साइड डी और डी है, डिफरेंशियल है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड व्हाट आई गेट दिस। जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आई। अब मेरे को इस आई की वैल्यू निकालनी है। आई की वैल्यू निकालने के लिए जिसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं, जिसके वेरिएशन में, मतलब जिसको बदल रहे हैं, वो है टाइम। टाइम को जीरो कर दीजिए। अगर मैं टाइम को जीरो कर दूंगी बच्चों तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। एवरीवन देखते यही रहिएगा, पूरी टर्म जीरो होगी तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई? इनिशियल आर नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब टाइम जीरो था। जब टाइम जीरो था तो आर कितना पड़ा था तुम्हारे पास? जितना लिया था, दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो आई इज आर नॉट। अब आई की ये आर नॉट वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। यहां पर, यहां क्या पुट कर दूं? आर नॉट। देखना इक्वेशन नंबर 3 आएगी। अगर आई की वैल्यू दैट इज आर नॉट, आई की वैल्यू क्या आई? आर नॉट, वो मैं यहां पुट कर दूंगी तो इक्वेशन 3 आ जाएगी बच्चों। इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर y एक्सिस पर ये है, x एक्सिस पर टाइम है, स्लोप क्या होगा? गिरता हुआ, माइनस के। और अब स्लोप के बाद इंटरसेप्ट तो खैर आप बता ही लेंगे, अब तो इसमें आप मैच्योर हो चुके हैं। ये रहा इसका ग्राफ। इंटरसेप्ट क्या होगा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बाकी हर टाइम पे मेरे को आर एक्सिस के इस साइड मिलता रहेगा। नाउ सिंप्लीफाई इक्वेशन 3। आर और आर नॉट को एक साइड ले आई, ये हो गया। माइनस के टी का माइनस हटा दूं तो इसको भी फ्लिप कर दूंगी। ये जो डब्बे में लिखी है ये है इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर। कैसे? आपको 4 मेथड देने हैं जीरो ऑर्डर निकालने के। एक था के की वैल्यू देख के, के की यूनिट देख के। दूसरा था वो टेबुलर इनिशियल रेट मेथड। तीसरा है बाय अप्लाइंग इंटीग्रल इक्वेशन। चौथा है बाय डूइंग टी हाफ, दैट्स ऑल। सो ये आपके पास जीरो ऑर्डर की इंटीग्रल इक्वेशन है। नोट करो सारे, क्योंकि कल सुबह की क्लास इसी पे डिपेंड करती है। ले जाऊं के को यहां ले आऊं, चलेगा ना? इतना तो सोच सकते हैं ना। रिएक्शन का टी हाफ क्या होगा? अगर टी यहां ले गई, के यहां ले आई। बाकी लोग नोट करते रहे, उनको टाइम देने के लिए इनसे कुछ पूछ रही हूं ताकि बात ना करें, सोए ना। टी हाफ विल बी व्हाट? सुना है टी हाफ क्या होता है? हाफ लाइफ। अच्छा, मतलब क्या? वैसे क्या? ठीक है, हाफ लाइफ मतलब क्या? और सिंप्लीफाइड नहीं, वो ठीक है, रेडियो एक्टिव में डीके में आता है। हाफ लाइफ का वैसे मतलब क्या है? आधी जिंदगी का क्या मतलब है? जब आधा जी ले, आधा खर्च कर ले, आधा खर्च हो जाए, पीछे आधा बचे। आर नॉट इज कितना लिया था, आर इज कितना बचा। यस। चलिए यहां तक आ गया सबके पास। आगे चलूं तो अगर ग्राफ और जीरो ऑर्डर की इंटीग्रल इक्वेशन आपके पास आ गई तो अब कुछ छोटा छोटा मैथमेटिकल, मेरे को सैटरडे तक सिर्फ ये 18 स्लाइड्स और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कराने हैं चैप्टर मेरा। उसके बाद तो मेरे हाथ में कब खत्म कर दूं, ठीक है? चैप्टर फिर तो मुझे पता है मैं 1-1.5 क्लास लेके खत्म। तो अगला संडे तो मैं चाह के भी नहीं ला सकती, टेस्ट उससे पहले ही आ जाएगा अगला संडे, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर आपको बताया था, बट पीसीएम में टाइम ले लिया आप लोगों ने। ये थी मेरी इंटीग्रल इक्वेशन जीरो ऑर्डर की, रट जाएगी सबको। अगर कहीं किसी जगह पर आपको बजाय आर नॉट बाय आर टर्म्स के लिखा ये मिले जी इतने मोलर खर्च हो गया,
इतने मोलर डिकम्पोज हो गया या इतने मोलर रिएक्ट हो गया। तो आप बच्चे अब एक बार दोबारा क्लैरिटी से आखिरी बार सुन लो क्योंकि इसी पे है सारा कुछ। आर नॉट क्या है? इनिशियली टेकन 100 ग्राम, 1 घंटे बाद 25 ग्राम बचा। 25 ग्राम रिएक्ट हुआ नहीं, 1 घंटे बाद कितना बचा वो दिया है। आफ्टर टाइम टी व्हाट अमाउंट ऑफ आर इज लेफ्ट। तो किसी को लगे मेरे को इतनी जल्दी नहीं आता जितनी जल्दी आप बोल रहे हैं, तो यहां आर टी लिख लो। आर लेफ्ट एट टाइम टी, आर लेफ्ट एट टाइम टी अनरिएक्टेड। तो अब अगर मान लो किसी क्वेश्चन में यही दे रखा हो जी 2 घंटे में इतना रिएक्ट हो गया, तो इसका मतलब कितना रिएक्ट हो गया वो दे रखा है, तो मुझे क्यों जरूरी है? मेरे को तो इनिशियल नहीं दिया, मेरे को तो आरटी नहीं दिया, मैं कैसे निकालूं कितना रिएक्ट हो गया जब क्वेश्चन में दे रखा हो कितना रिएक्ट हो गया? तो ऊपर क्या करोगे? एक्स, नीचे तो टी है ही। दिस इज ऑल्सो जीरो ऑर्डर की इंटीग्रल इक्वेशन, एक्स बाय टी या x इज इक्वल्स टू के टी। छोटी छोटी स्टेटमेंट असर्शन रीजन मिलेंगी और उसमें हम उड़ लेंगे, या बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होंगे, हम उसको अननेसेसरी डिफिकल्ट बना देंगे। If this is so, if I got this, then let's start half life. हाफ लाइफ क्या होती है? जब आधा निकल जाए, आधा बच जाए। एक ही बात है, कुछ भी बोल दो। तो ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, आप उड़ा दोगे क्वेश्चंस इसके। एज कंपेयर टू इलेक्ट्रो ये चैप्टर आधा भी डिफिकल्ट नहीं है उससे। तो आपके पास आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2 लिख दो। कितना बचा आधी जिंदगी के बाद? आर नॉट बाई 2, नीचे क्या लिख दूंगी अब? टी हाफ। तो आपको पता ही है क्या बचेगा? वेरी सरप्राइजिंग थिंग, बहुत बड़ी एक कमाल की चीज यहां देखने को मिलती है अगर आप देख रहे हो। जरा इंटीग्रल इक्वेशन देखिए क्या है, दिख गई सबको? अच्छा, ये क्या है? टी हाफ। किसके बारे में बात हो रही है? जीरो ऑर्डर। आई होप सबको याद है जीरो ऑर्डर। अब है जीरो ऑर्डर में फिल इन द ब्लैंक्स इन माय स्टेटमेंट। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, rate of reaction dash depends on initial concentration, does not। जीरो ऑर्डर कहते ही उसको थे जिसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तुम 1 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, रेट पे कोई असर नहीं पड़ता। लास्ट क्लास में हमने इसके टेबुलर क्वेश्चन भी किए थे। जीरो ऑर्डर मतलब कितना ही बड़ा घटा लो बी को, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी जीरो ऑर्डर की डेफिनेशन ही यही थी, when rate do not depend on concentration, because concentration की पावर हो गई 0। और उसकी टी हाफ का कमाल देखो, it depends on initial concentration। जीरो ऑर्डर का टी हाफ उल्टा ही हो गया, डिपेंड करता है तुम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी ले रहे हो। अगर तुमने 100 ग्राम लिया है, 100 से 50 होने में अगर 15 मिनट लगे हैं, तो 50 से 25 होने में 15 नहीं लगेंगे। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, हाफ लाइफ बढ़ती जाएगी। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन घटाते जाओगे, हाफ लाइफ घटती जाएगी। यानी जीरो ऑर्डर में टी हाफ डिपेंड करता है आर नॉट पे। मैंने अभी आपको 4 मेथड्स बोले ऑर्डर निकालने के। पहला 2 मेथड तो हमने कर लिया, तीसरा मेथड था इंटीग्रल रेट लॉ, जो अगली कल की सुबह की क्लास में सिखा पाऊंगी शायद। चौथा मेथड मैंने क्या बोला? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ से कैसे ऑर्डर निकल सकता है? जस्ट अभी नोट मत करना, मैं आ रही हूं दोबारा इस लाइन पे। 100 ग्राम लिया था, वो कितने पे गया? 50 ग्राम। कितनी देर में? 60 मिनट। 50 ग्राम कितने पे गया? 25 ग्राम। कितनी देर में? शायद जीरो ऑर्डर है, अभी तो मैंने जीरो ऑर्डर के हिसाब से ही दिया, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बदल गई तो टी हाफ भी बदला। बदला कि नहीं? 100 ग्राम था तो टी हाफ कितना था? 60 मिनट। और 50 ग्राम था तो कितना था? 30 मिनट। इस पे मैं एक ओरली एक अंदाजा लगा रही हूं, हाउ टू कंफर्म। फॉर्मूला मैंने आपको देना है, बट क्या ही जरूरत है फॉर्मूले की? क्या जरूरत है पढ़ने की? अगर मैंने अभी आपको रैंडमली एक फॉर्मूला दे रही हूं, अभी आएगा ये फॉर्मूला। हाफ लाइफ 2 अलग अलग सिचुएशंस में, सिचुएशन क्या अलग अलग है? 100 ग्राम और 50 ग्राम अलग अलग सिचुएशन है। दिस इज माई सेट 1, दिस इज माई सेट 2। सेट 1 में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? देख लिया मैंने। सेट 2 में कितनी थी? देख लिया मैंने, 50। टी हाफ का रेशो इज इक्वल्स टू, टी हाफ क्या बताया मैंने आपको जीरो ऑर्डर का थोड़ी देर पहले? आर नॉट बाई 2 के, आर नॉट बाई 2 के पावर 1 माइनस एन।
वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये मैं एनसीईआरटी से बाहर निकल गई इस फॉर्मूले में। तो अगर मुझे ये तो पता है 2k तो कट ही जाना है, भाई नीचे जाऊं उससे पहले, पहले केस में टी हाफ कितना था 60, दूसरे में कितना था 30, 60/30, फर्स्ट सेकंड जो भी केस ले लीजिए। इधर क्या था R0 100/50 यही था। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 2, यहां पर भी क्या आ जाएगा 2। n क्या हो बच्चों, हेंस इट इज 0 ऑर्डर। तो रिएक्शन का, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालने का तरीका टी हाफ है। अगर डीपीपी 3 में आप 50% क्वेश्चन देखें तो टी हाफ पे, क्योंकि बच्चा गलत यही करता है और आ भी यही रहा है। ट्रिकी क्वेश्चंस, छोटे क्वेश्चंस आते हैं इसके। तो टी हाफ से कैसे निकाला जा सकता है मैंने अभी आपको डेमो दिया, अभी मैं नोट कराऊंगी, स्लाइड पे आ जाऊं। पहले मैं टी हाफ दोनों ऑर्डर का करा लूं, उसके बाद ये क्वेश्चन कराऊंगी। तब फायदा तब है जब मुझे ये भी पता लगे फर्स्ट ऑर्डर क्यों नहीं है ये, ठीक है, तभी फायदा है। तो ये n इट कैन बी 0 ऑर्डर, इट कैन बी 1 2 3। जेई और नीट वाले बच्चे ये नहीं कह सकते सेकंड थर्ड ऑर्डर मेरे सिलेबस में नहीं है, और ये एनसीईआरटी में आ गया तो वो भी नहीं कह सकते, वैसे आता नहीं है ये n। इतना मैथ्स तो 10 तक सिखाई गई है कि 1 - n में तुम n निकाल सको, ठीक है, बट यही क्वेश्चन से भरी पड़ी है डीपीपी 3। तो पहले जरा वहां पहुंचते हैं जहां थे, सिर्फ इतना दिखाने के लिए कि टी हाफ 0 ऑर्डर का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। मैं 2 स्लाइड आगे जंप कर गई, अंडरस्टूड। अब आ जाते हैं, हाँ जी आद्या कुछ पूछना है, बहुत देर से आपका हाथ इस तरह से हो रहा था तो मुझे लगा शायद यू नीड टू आस्क, सॉरी। 0 ऑर्डर में टी हाफ डिपेंड कर रहा है R0 पे, हाँ या ना, डायरेक्टली के इनवर्सली, डायरेक्टली। ग्राफ चेक, हर स्लाइड पे ग्राफ मिल जाने हैं, कुछ देर में आएगा यही ग्राफ। अगर मैं साथ के साथ बोलूं नहीं भाई रेट वर्सेस R0 भी दो मेरे को 0 ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर के लिए R0 पे रेट डिपेंड ही नहीं करता, बस जबरदस्ती मेरे को ग्राफ का नंबर बढ़ाना है, बस इसीलिए बढ़ा रही हूं। बढ़ा लो कितना भी R0 तुम ले लो 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम कितना भी ले लो, रेट पे कोई असर ही नहीं है, क्योंकि R0 की पावर क्या है 0। ये दोनों ग्राफ दबा के ग्राफिकल क्वेश्चन बोर्ड्स में, दबा के ग्राफिकल क्वेश्चन जेई नीट में है। आइडेंटिफाई ये ग्राफ कौन से ऑर्डर का है। अब उसमें ये ग्राफ मिल जाए, ये मिल जाए, वो y इक्वल्स टू mx प्लस c का मिल जाए, कोई भी मिल जाए, 5 ग्राफ एक साथ एक ही क्वेश्चन में मैच करो, कौन से ऑर्डर का कौन सा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा 0 ऑर्डर को समझा आप लोगों ने। यहां 0 ऑर्डर का बेसिक एनसीईआरटी खत्म होता है। एनसीईआरटी के हिसाब से 0 और फर्स्ट सिर्फ 2 ऑर्डर है। यहां तक किसी को डाउट है तो आई एम वेटिंग, बिना पन्ना पलटे मेरे को 0 ऑर्डर की इंटीग्रल इक्वेशन बताना। t इज इक्वल्स टू r माइनस R0 डिवाइडेड बाय k की 2k k। आपकी डीपीपी का सब्जेक्टिव पहला या दूसरा क्वेश्चन, मैं तो एक फॉर्मूला दे रही हूं आपको, दिखा रही हूं आपको, आपने इतनी देर में कर लिया है। क्या ये 0 ऑर्डर के लिए लिखा था मैंने? जब आपके पास ये है तो इस सवाल के लिए तैयार रहिए। 100% होने में कितना टाइम लेगा कोई रिएक्शन, 0 ऑर्डर का कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगा? R0 तो R0 ही है, कंप्लीट होने का मतलब क्या, बिल्कुल कुछ ना बचे। तो यहां पर क्या लिखूंगी, कितना अलग सा 0 बना रखा है मैंने, बट जो भी है चलो 0। आंसर क्या आएगा दिस। तो अगर तुमसे कोई पूछे 0 ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लेता है, R0/k, ऑब्वियस है आधा होने में कितना टाइम ले रहा है R0/2k, तो पूरा होने में कितना टाइम लेगा R0/k। तो उसी को करके हमने कहा भी हेंस 50% टी हाफ का यही फॉर्मूला होना चाहिए था और टी 100% का यही फॉर्मूला है। मैं इससे भी निकाल सकती थी इसको, बट आपको बता दिया 0 ऑर्डर कंप्लीट कब होगा। ये जो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस होते हैं उसमें एक ये मिलता है, मतलब जो अच्छे हैवी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले बनते हैं उनमें एक आधी ऐसी बच्चा सी स्टेटमेंट आ जाती है कि हाँ ये तो मुझे पता चल गया, कम से कम ये तो है, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास 0 ऑर्डर के सारे एस्पेक्ट को मैंने किया कवर। अब 0 ऑर्डर के सारे एस्पेक्ट को कवर करने के साथ अब आता है मेरे पास दोबारा से ये क्वेश्चन जो मैंने पहले दिखा दिया। क्यों मुझे टी हाफ को पढ़ना इतनी डेप्थ में जरूरी है? क्योंकि हाउ टू डिटरमिन ऑर्डर बाय टी हाफ इज गोइंग टू हेल्प मी इन ऑर्डर, और ये मैं अब कराई चुकी हूं। उस वक्त मैंने नोट नहीं करने दिया था
ये मैं आई एम नॉट एट ऑल श्योर कि ये कोई एनसीईआरटी के लेवल का है, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर है, वो आपको वैसे देख के पता चल जाएगा. यू नीड नॉट टू ब्रिंग दैट फॉर्मूला. ये फॉर्मूला सिर्फ जेई नीट के लिए, जहां पे आपको थर्ड ऑर्डर तक भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. नोट दिस फॉर्मूला, नोट दिस क्वेश्चन, सो दैट इन फ्यूचर यू कैन अप्लाई इट. ये डिराइव करे जीरो ऑर्डर की इंटीग्रल इक्वेशन से. मैं जरा घूमती हूं क्लास में. T 75% मतलब जब 3/4 हो जाए, और T 100% मतलब जब पूरा हो जाए. T हाफ यानी T 50% का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? R0 अपॉन 2K. और वैसे फॉर्मूला क्या है? T इज इक्वल्स टू R0 माइनस R डिवाइडेड बाय K. ये दो इंफॉर्मेशन के साथ आप मेरे को रिलेशन निकाल के दे रहे हो, ये कैसे सही है? और ये रिलेशन क्या निकालनी है आपने? T 75% इज 1.5 टाइम्स T हाफ, T 50%. डिराइव, क्लास डिराइव करेगी आपके सामने. दिस, फिर मैं गई यहां, सेम ही है ये. हाँ बस ये किया, नीचे में दिखाना नहीं चाह रही, शर्म आएगी मेरे को, बट दिखा दूंगी. सॉल्व करो इसको. 25% का मतलब क्या है? मतलब 75% हो गया, पीछे क्या बचा? 25% आर. 25% आर बचा, मतलब आर की जगह ए यूज कर लिया, A नॉट बाई 4. 25% इज 1/4. शायद ये सबको पता हो. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस के और के तो कट ही जाना है, और जो बचना है उससे आ गया 1.5 टाइम्स. ये आसान कैटेगरी के क्वेश्चन है. बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है किस तरह से, डीपीपी के क्वेश्चन में पता चलेगा. ये मतलब डिसाइडेड वाले क्वेश्चन है, बोर्ड में आएगा. इतने परसेंट और इतने परसेंट के बीच रिलेशन दे रखी और कहा है प्रूव करिए. ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन से उठाया मैंने. तो आई होप मेरी क्लास अब ये खुद कर लेगी जीरो ऑर्डर के लिए. अब तो किसी के बीच भी पूछ लो, डिवाइड ही तो कर रहे हैं आपने. ठीक है, चलिए. तो हमारा जो, ये नोट ना करना, बता रही हूं हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं. बाय लुकिंग एट K यूनिट्स आई कैन प्रिडिक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. बाय एनालाइजिंग T हाफ आई कैन प्रिडिक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. बाय इनिशियल रेट मेथड, वही टेबल वाली, आई कैन प्रिडिक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. एक लास्ट रह गई है, वो भी इंटीग्रल इक्वेशन से. तो अब अगर मैं देखूं, जीरो ऑर्डर करा दिया, जरा फर्स्ट ऑर्डर की. अब मैं अगर मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दिस R गिव्स P, क्या मैं उसको डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकती हूं बच्चों? राइट, R की पावर 1. अब मैंने क्या किया, दोनों R को एक साइड कर दिया है. dr बाय R इज इक्वल्स टू माइनस के dt. ये हम फर्स्ट लेक्चर से करके आए, ऐसे लिखते हैं. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसके दोनों साइड इंटीग्रेट करते, यहां आएगा नेचुरल लॉग R, और यहां अगेन माइनस के टी, और फिर से क्या आया बच्चों? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट. इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू के लिए मेरे को अब क्या करना पड़ेगा? फिर टाइम को जीरो, ये हिस्सा जीरो, तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेचुरल लॉग R नॉट, क्योंकि टाइम t जीरो पे R क्या होता है? R नॉट. तो अब उसके बाद अगर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की ये वैल्यू मैं इधर पुट कर दूं, कैन आई गेट इक्वेशन नंबर 1? सिंपल इक्वेशन. ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 हुई. तो R सारा एक साइड ले आते हैं, ये नेचुरल लॉग R नॉट इधर ले आऊं, डिवाइड वाला, तो ये क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग R बाय R नॉट. ये माइनस के टी. प्लस करना हो तो जब मर्जी मैं ये भी कर सकती हूं, बट लेट्स सी अभी हम क्या कर रहे हैं. इससे ये कैसे आया देख सकते हैं हम. एक तो मैंने माइनस का क्या कर दिया है, प्लस. चेक करिए वो किया है कि नहीं. एडजस्ट नहीं हुआ तो फिर माइनस ही रखना पड़ेगा. R नॉट बाई R कर देते हैं ना, हो जाएगा माइनस एडजस्ट. ठीक है, दिख रहा है R नॉट बाई R सबको. तो ये कर दिया. इक्वेशन नंबर 2 सबके पास आ गई. अब दिस इज माय इंटीग्रल इक्वेशन. तो इन नियर फ्यूचर जो आएगा आगे, एनसीईआरटी चल रही है अभी, कुछ अलग से नहीं. टाइम t1 पे कोई पूछेगा तो यहां R1 कर दूंगी. टाइम t2 पे कोई पूछेगा तो यहां t2 R2 कर दूंगी. K सेम रहेगा, K नहीं बदलता रिएक्शन का, K इज कांस्टेंट. ठीक है, तो टाइम t1 पर कैन आई से, देख सकते हैं ये कहां से आया है. इसी को लिखा है टाइम t1 पे, इसी को लिखा है टाइम t2.
जब इनको मैंने आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, पहले इतना नोट कर लो बच्चों, मैं आगे ज्यादा ना बढ़ जाऊं, पहले इतना नोट कर लो कि टाइम t1 पे इक्वेशन क्या हुई, टाइम t2 पे इक्वेशन क्या हुई, वो आपको पहले लिख लेना है, उसके बाद बात करती हूं आगे की। ये एनसीईआरटी में प्रॉपर दे रखा है डेरिवेशन के बीच में, और इस पे हमने पूरी अनवस्थी छान मारी, इकलौता एक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चीज पे तो हमें खुद ही क्रिएट करने पड़ते हैं। तो इसके क्वेश्चन तो मैक्सिमम कल सुबह ही होने हैं, इसके क्वेश्चन मैं वो कराऊंगी जो अनवस्थी में दे रखा है, बाकी के क्वेश्चन जो हमने क्रिएट किए या क्लास टेस्ट या चैप्टर टेस्ट में रखे, बहुत सिंपल सा है। एक तो मैंने डीपीपी में भी दिया है, 2 तो मिल जाएंगे हमको। क्या इक्वेशन 3 और 4 समझ आ गई कहां से आई? अभी इंटीग्रल इक्वेशन का डब्बा बनाऊंगी मैं, वेट, वो डब्बा भी आएगा। अभी अलग अलग टाइम पे अलग अलग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ मैं आपके साथ काम कर रही हूं, नॉट इनिशियल, सॉरी, अलग अलग टाइम पे आर अलग अलग होगा, एट टाइम t1, एट टाइम t2, कीपिंग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम। 1 घंटे बाद क्या बचेगा और 2 घंटे बाद क्या बचेगा अलग अलग होगा बच्चों। जब इन दोनों इक्वेशन में हमने सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, कट जाएगा ऑल ऑफ यू, ये तो कट ही जाना है, बाकी कुछ नहीं कटने वाला। तो उसके बाद मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, चेक। सभी लोग एक बार इत्मीनान से चेक करिए, इक्वेशन 4 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया, इससे मुझे दिख रहा है नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट किया है, 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो चेक ये आएगा। माइनस साइन को ध्यान से कैसे हैंडल किया है। व्हेन आई गॉट दिस, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, नेचुरल लॉग वाली टर्म्स एक साथ ले जाऊं, और ये तो है ही एक साथ। अगर अलग अलग टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन दी हो तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रल इक्वेशन टेक्स दिस शेप विदाउट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये बकायदा एनसीईआरटी में डिराइव करके डब्बा दे रखा है। एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन बोर्ड्स आल्सो, जो अगली सुबह हम कल बात करेंगे। क्या ये डब्बा सबके, ये इंटीग्रल इक्वेशन नहीं है वैसे जो हमने यूज करी, ये तो बताया अगर मेरे को तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे दे रखा, क्या यहां तक सबके पास आ गया? तो नाउ कंक्लूडिंग दिस की बात क्या हो रही थी, वापस से सभी लोग इक्वेशन नंबर 2 को देखिए। इसको मैं सॉल्व तो नहीं कर सकती, मुझे तो नेचुरल लॉग लाना पड़ेगा, सॉरी मेरे को लॉग बेस 10 लाना पड़ेगा, 2.303 लाना पड़ेगा, बस वो चेंज करना पड़ेगा। तो वो चेंज अगर मैं करूं, नहीं उससे पहले ग्राफ भी तो है जी, सॉरी मैं समझ नहीं पा रही तुम्हारा शब्द क्या निकल रहा है। हाँ सब्ट्रैक्ट किया है मैंने, ठीक तो है, तो प्लस तभी तो t2 आगे है। हाँ तो ये रहा ना माइनस t1, ठीक था। जब इतनी बड़ी स्लाइड सामने होती है ना, मुझे पूरा दिखता भी नहीं है, तो तुम लोगों को बेटर दिखता है, इसलिए आई ऑलवेज ट्रस्ट यू कि कुछ बता रहे हो तो ठीक ही बता रहे होगे। चलो कोई बात नहीं, ये मैथमेटिकल तो हो जाएगा अपने से। पॉइंट यहां पर ये है, आपके पास ये इक्वेशन ऑल ऑफ यू किसी भी एक टाइम पर ये इक्वेशन सबको याद है होगी। इसी इक्वेशन को मैंने दोबारा लिख दिया, बस वो 1 और 1 हटा दिया, t1r1 y इज इक्वल्स टू mx प्लस, अभी चल रहा है कौन सा ऑर्डर, फर्स्ट। स्लोप क्या होगा, चेक, सिमिलर सा ही है, कोई खास फर्क नहीं है। इंटरसेप्ट क्या होगा वो भी देख लेंगे हम अभी नेचुरल लॉग के साथ। नाउ एवरीवन, ये इक्वेशन सुलझ गई, सबके पास आ गई। एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग जब लॉग का लेंगे तो पावर में आ जाएगा खेल, आप जानते हैं एंटी लॉग ऑफ 20 इज 10 की पावर 20। तो जब मैं इसका एंटी लॉग लूंगी तो ये तो गया r नॉट, ये किस में चला जाएगा, e की पावर माइनस kt। तो ये भी एक इक्वेशन हो गई। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करते जा रहे हैं, कुछ मिलता जा रहा है, लेकिन अभी भी मेरे को न्यूमेरिकल सॉल्व करने लायक क्लास 12th के बोर्ड्स या जेई में वो इक्वेशन दो, केमिस्ट्री में नेचुरल लॉ नहीं हैंडल होता। तो वो जो पिछली स्लाइड पे ये वाली इक्वेशन थी, दिस इक्वेशन 2, अब मैं इसको दोबारा पकड़ती हूँ। इक्वेशन 2 मेरी क्या कहती है, ये देख लो, यही थी इक्वेशन 2। कैन आई राइट इट लाइक दिस,
ये है अगली इंटीग्रल इक्वेशन, अगला डब्बा। 2.303 नेचुरल लॉग की जगह लॉग बेस 10 लाने के लिए बाई टी लॉग आर नॉट बाय आर। ये अगेन फर्स्ट ऑर्डर का। इसके जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे आपको इस इक्वेशन की यूजेबिलिटी नहीं पता लगेगी, इसलिए डोंट वरी, आज मैं सारा वो काम करा रही हूं कि थ्योरी पढ़ जाए। मेरा सवाल है इसके बाद इस इक्वेशन को देख के टी हाफ क्या होगा। सिंप्लीफाई दिस, टी को यहां ले जाओ, के को यहां लाओ, व्हाट विल बी टी हाफ। आई एम वेटिंग फॉर द फॉर्मूला। इंटू मैं बोल बैठी थी इंटू, फिर मुझे लगा गलत बोल दिया मैंने। log 2 आया होगा आधा, और जब आप देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करके वेरी सरप्राइजिंगली फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ आर नॉट पे डिपेंड ही नहीं करता। तुम 100 ग्राम यूरेनियम लाओगे वो डीके होने में 20 साल ले रहा है, 50 ग्राम यूरेनियम लाओगे वो डीके होने में 20 साल ले रहा है, 10 ग्राम यूरेनियम लाओगे वो भी डीके होने में 20 साल ले रहा है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से टी हाफ हिलता ही नहीं है, हमेशा कांस्टेंट। 1 किलो ले आओ या 1 ग्राम ले आओ। अंडरस्टूड? कितना स्ट्राइकिंग डिफरेंस है। जीरो ऑर्डर में रेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, बट टी हाफ करता है। फर्स्ट ऑर्डर में रेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन टी हाफ डिपेंड नहीं कर रहा। तो वो जो 60 मिनट 30 मिनट वाला क्वेश्चन मैंने पूछा था, उसमें 100 ग्राम से 50 ग्राम अगर मेरे पास 60 मिनट में है, 50 ग्राम से 25 ग्राम भी 60 मिनट पे है, तड़ाक से बोलूंगी ये फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से टी हाफ बदल रहा है, पक्का फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं है। और मेरा सिलेबस 0 और फर्स्ट कहता है बेसिक एनसीईआरटी, लेकिन जेई में तो 1 - n वाले फॉर्मूले से कोई भी फॉर्मूला का पूछ लेंगे आपसे। तो ये आप खुद पहुंचे हो टी हाफ पे, मैंने अभी नहीं कराया, सोचा देखें कर पाए बच्चे तो पूछ लेती है। तो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं, इनिशियल तुमने 50 ग्राम लिया कि 12 ग्राम लिया कि 15 ग्राम लिया, टी हाफ इज फिक्स्ड। तो ये आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन है, इसको ऐसे ऐसे सिंप्लीफाई करिए, ग्राफ प्लॉट करिए और टेस्ट दीजिए आज का। इसको पहले करिए, ग्राफ किस किस के बीच में चेक, लॉग, और ये सारा एनसीईआरटी बेसिक है। लॉग आर नॉट बाई आर एक साइड रखना है, तो बाकी समान उधर ले जाऊं मैं, तो बाकी समान इधर लेगी तो क्या हुआ, KT बाई 2.303। प्लॉट ग्राफ बिटवीन दिस एंड दिस, क्या लीनियर आएगा ग्राफ की स्ट्रेट लाइन? क्यों पूछ लिया, किससे पूछ लिया, क्या जरूरत है पूछने की, है ना? लीनियर ही आएगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c, कुछ है ही नहीं, तो ग्राफ आएगा लीनियर और ये उसका क्या होगा, स्लोप। यहां तक पूरा करिए, इसके आगे कल मॉर्निंग में हम पढ़ेंगे। मुझे लगा यहां से कोई डाउट है, लो आराम से नोट करो, कोई जल्दी नहीं है, टेस्ट बहुत छोटा सा है।